नाज़रीन, आज भी अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगने का इम्कान है, क्योंकि मंगल का दिन है और जब भी मंगल का दिन आता है तो इमरान खान साहब की बहनें पहुंच जाती हैं अडयाला के बाहर अपने भाई से मुलाकात के लिए। अदालती ऑर्डर हैं कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन फिर इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने जिद पकड़ी हुई है कि इमरान खान को मैं इमरान खान की बहनों से नहीं मिलने दूंगा और इमरान खान का कोई पैगाम जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। क्योंकि इमरान खान के पैगाम के साथ बड़ी एनर्जी भी आती है, उसके पैगाम के साथ बहुत सख्त मौक़िफ़ भी आता है, और इमरान खान के पैगाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तहरीक पैदा हो जाती है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब ये खतरा लेना नहीं चाह रहे। वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, एक नई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई है। वो मैं आपको भी बताता हूँ आसिम मुनीर साहब के साथ क्या हुआ। लेकिन अडयाला के बाहर जो है वो आज फिर ऐसा लगता है कि तमाशा ही लगाया जाएगा। रियासत अगर समझदार हो तो बहनों को भाई से मिलने की इजाज़त दी जाए। दुनिया भर का मीडिया आवाज़ उठा रहा है, सहाफ़ती तंजीमें आवाज़ उठा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा आवाज़ उठा रहा है। दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो ये जानते हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती की जा रही है। आलमी मीडिया इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अडयाला के बाहर हर मंगल को तमाशा लगा दिया जाता है, हर जुमेरात को तमाशा लगा दिया जाता है। और अब इमरान खान साहब की बहनें लगातार कई महीनों से नाकाम होती चली जा रही हैं। गो कि एक मुलाकात 2 दिसंबर को हो पाई थी, मुख्तसर मुलाकात, और उससे पहले और उसके बाद अब तक लगातार इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया। अब इमरान खान साहब को आज मिलवाया जाता है या नहीं मिलवाया जाता ये तो पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहैया किया कि वो कारकुनों को बड़ी तादाद में लेकर जाएंगे और कारकुन अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहेंगे और इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। और इमरान खान की बहनें क्या करेंगी, वो हमेशा से बताती आई हैं कि हमें गिरफ्तार करना है, पकड़ना है, पकड़ लें, जो करना आप करें, लेकिन हम अपने भाई के लिए निकलते रहेंगे। अब वो बहनें, उनका पॉलिटिकल तो कोई है नहीं करियर, ना माजी में था। जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तब भी आपने देखा कि उनका कोई हैसियत नहीं थी। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म था और उनकी बहनों ने कुछ किया होता तो आज उन्हें जेलों में डाला होता। इमरान खान की पूरी फैमिली के ऊपर किसी के ऊपर करप्शन का कोई एक मुकदमा ही नहीं है। इमरान खान के ऊपर भी जो मुकदमा है वो आप अच्छी तरह जानते हैं उनकी हैसियत क्या है। बहरहाल ये अडयाला जेल के बाहर आज फिर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि हुकूमत क्या सोच रही है। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि 8 फरवरी तक इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो पाएंगी। 8 फरवरी वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया था, जिस दिन अवाम के मैंडेट के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाका डाल के आसिम मुनीर साहब ने पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत बना दी थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत को छीन लिया गया था। और ये पाकिस्तान की तारीख में मैंडेट पे पड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा डाका है। तो ये 8 तारीख तक कोई तारीख ना चल जाए, कोई मामला ना हो जाए, लिहाजा कोशिश की जाएगी कि कुछ भी करके इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई जाए। ये बात कह रहे हैं कौन? तारिक फजल चौधरी साहब, जो हुकूमत का हिस्सा है और इस्लामाबाद से फार्म 47 के MNA भी हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ बरतानिया में भी एहतजाज की कॉल दी गई है। पहले ये कॉल ISF ने दी थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा बन गई है। इस पर जो है वो सज्जाद बरकी साहब, जो बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, उसको लीड करते उन्होंने पैगाम भी जारी कर दिया है। और ये अब जो बरतानिया में पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस हैं, जो वहाँ पे जो बरतानिया में पाकिस्तान की हाई कमीशन के दफ्तर हैं या एम्बेसी है, उसके बाद ये एहतजाज करने के लिए जाएंगे। और लंदन में एक बड़ी कॉल है, बाकी जगहों पे कॉल है कि जनाब यहाँ पे धरना दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान का और बरतानिया का 5 घंटे का टाइम का फ़र्क है। तो जिस वक्त इमरान खान साहब की बहनों ने अगर धरना दिया और 5 बजे तक मुलाकात ना करवाई गई तो बरतानिया में दोपहर के 12 बजे होंगे। और अगर ये लोग वहाँ पे एहतजाज करेंगे तो जब तक इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर बैठेंगी तब तक ये लोग यहाँ पे बैठ के धरना देंगे और पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि जनाब हमने धरना इसलिए दिया हुआ है कि पाकिस्तान में अडयाला जेल के बाहर एक धरना चल रहा है और वहाँ पे इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और ये पाकिस्तान की रियासत इसके अंदर मुलव्वस है। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आसिम मुनीर की ईमा के ऊपर हो रहा है और जेल में बैठा हुआ एक कर्नल ये कर रहा है। आसिम मुनीर साहब के लिए मुश्किल क्या पैदा हुई, ज़रा ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आसिम मुनीर साहब को एक मेडल मिल गया और इसका बड़ा रोला डाला हुआ था ताहिर अशरफी ने। ताहिर अशरफी साहब ने तो कमाल किस्म का जूता पॉलिश किया आसिम मुनीर साहब का, कमाल कर दिया उन्होंने कहा था जी कि सऊदी अरब का वो अवार्ड मिलने वाला है आसिम मुनीर को, ये कमाल होने वाला है और सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, सऊदी अरब का जो दौरा हुआ आसिम मुनीर साहब को इसमें किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस इससे नवाजा गया। इससे पहले ये मेडल जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ को भी मिला और ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को भी मिलता रहा, एयरफोर्स के और नेवी के जो चीफ्स हैं उनको भी मिलता रहा। ये कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन को भी मिला, वो बहुत दुनिया को उन्होंने दिया हुआ है। तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब को भी दे दिया। लेकिन जिस तरह गेम चुक रही थी ना ताहिर अशरफी साहब ने, उसी तरह मौलवियों ने अब ताहिर अशरफी साहब की मंजी ठोक दी है। ताहिर अशरफी साहब बहुत बुरी तरह फंस गया। ये मौलवी दरबारी मौलवी है और इसने जनाब गेम चुकी हुई थी आसिम मुनीर साहब की। मैं आपके हाथ में बैत करना चाहता हूँ, मेरे साथ कुछ 30 लाख तलबा है, ये ताहिर अशरफी को मैं चैलेंज करता हूँ, ये 30 लाख तलबा छोड़ दे, ये 30,000 तलबा गिनवा दे। 30 लाख तलबा तो बहुत दूर की बात है, ये 30,000 तलबा या 3 लाख तलबा गिनवा दे। ये बुला ले, तलबा को बुला ले, किसी जगह पे इकट्ठा कर ले, अपनी ताकत भी इस्तेमाल कर ले। ये नहीं कर पाएगा। वजह यह है कि जो उलमा इकराम के जिस तबके को या जिस फिरके को ये नुमाइंदगी करता है वो इसको ओन ही नहीं करते। वो जो उलमा इकराम है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बड़ा इकट्ठ करके एक बहुत बड़ा पैगाम दिया और ये पैगाम जनाब आया है उलमा का एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे, शुजाउद्दीन शेख साहब थे,
साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब थे और इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब थे। वहाँ पे खड़े होकर ना उलमा इकराम ने ये भी सवाल उठाया, जो देवबंद उलमा इकराम, उन्होंने कहा जी वो कहता है जी कि मैं बैत करता हूँ आर्मी चीफ के हाथ के ऊपर, और वो कहता है जी 30 लाख तलबा और उस्ताद मेरे साथ हैं, तो बताओ क्या वो हमारा नुमाइंदा है, क्या वो आपका नुमाइंदा है? तो लोगों ने कहा नहीं, वो हमारा नुमाइंदा नहीं है। तो ताहिर अशरफी साहब को जनाब फारिग कर दिया। वो बेचारे अकेले उन्होंने गेम चुकी हुई है और बिला वजह ज़बरदस्ती के पाकिस्तान के उलमा के नुमाइंदे बने हुए हैं। अब उलमा इकराम ने क्या कहा, एक तरफ ताहिर अशरफी है जो एक लफ्ज़ बोलता है, अशरफी है, बहुत सारे और मौलवी भी हैं जो एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है इस्तिस्ना के ऊपर, जो एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है इद्दत जैसे घटिया केस के ऊपर, जो एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान की अफवाज के साथ जो इस वक्त किया जा रहा है और जिस किस्म के मुआहदे आलमी सतह पे किए जा रहे हैं उसके ऊपर वो बात करने को तैयार नहीं है, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। एक तरफ कुछ उलमा इकराम बात कर भी देते हैं, मैं बल्कि शाबाश देना चाहूँगा, काफ़ी मैंने तनकीद भी की इन पे, लेकिन जब मौलवी अच्छा काम करे तो उसको शाबाश भी मिलनी चाहिए। इसमें जो एक स्टेटमेंट दिया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, मुफ्ती मुनीब ये वही मौलवी साहब हैं जो हमेशा अपनी खिदमत एस्टेब्लिशमेंट के आगे पेश कर देते हैं, लेकिन हालात एस्टेब्लिशमेंट ने इनके लिए इतने मुश्किल कर दिए कि इनको भी अब स्टेटमेंट देना पड़ा। क्रेडिबिलिटी मौलवियों की खत्म हो गई है ना। दूसरा, मौलवियों के अंदर एक कंपटीशन आ गया कि यार उस मौलवी को अगर आसिम मुनीर साहब प्यार कर रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट नवाज रही है तो मुझे क्यों नहीं नवाज रही, भाई मुझे भी उसी लेवल पे नवाजा जाए। तो ये मौलवी नाराज भी हो जाते हैं इस चक्कर में, सबको राजी नहीं रखा जा सकता। बहरहाल मुफ्ती मुनीब साहब कहते हैं कि नबी ने ना किसी खलीफा राशिद ने इस्तिस्ना मांगा, हुक्मरानों को सबक सीखना चाहिए, यानी इस्तिस्ना के खिलाफ मुफ्ती मुनीब का स्टेटमेंट आ गया। तो इन्होंने कहा जनाब हमारे हुक्मरानों को सबक सीखना चाहिए, और मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के तहत मुशावरती इल्मी इज्तिमा से खिताब करते हुए मुफ्ती मुनीब ने कह दिया, मदारस के बारे में बात की और बाकी चीज़ों के बारे में बात की, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब ये इस्तिस्ना जो है ठीक चीज़ नहीं है, ये ज़्यादती है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जो तफसीली स्टेटमेंट है वो ये है कि 27वीं तरमीम में सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के बाज़ आला मनासिब पर फाइज अफराद को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया जो कुरान करीम के बिल्कुल खिलाफ है, इस तरमीम को मनसूख किया जाए। अब ये सारे उलमा इकराम मिलकर कह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलवियों ने तो एक तरह का दे दिया फतवा, इसमें मुफ्तियान इकराम भी हैं, और वो इसको कुरान पाक से मुतसादिम करार दे रहे हैं कि जनाब कुरान पाक में कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। अब आसिम मुनीर साहब जो है वो हाफिज़ कुरान है, तो कुरान पाक के हाफिज़ हैं वो, इसके बावजूद कुरान पाक की तालीमात की खिलाफ वर्जी वो कैसे कर सकते हैं? वो एक ऐसा इस्तिस्ना कैसे ले सकते हैं जो गैर शरई है और गैर इस्लामी है और कुरान पाक की तालीमात के मुनाफी है? वो कैसे एक ऐसा इस्तिस्ना ले सकते हैं? इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बात की वहाँ पे उलमा इकराम ने, और उन्होंने इज्तिमाई तौर पे इसके बारे में कुरानी आयात का हवाला दिया, अहादीस का हवाला दिया और इस्लाम की मिसालों का हवाला दिया। उन्होंने खुलफाए राशिदीन की मिसालों का हवाला दिया। ये भी उन्होंने कहा कि बुनियानुल मरसूस जो एक ऑपरेशन इंडिया के खिलाफ हमारी लड़ाई हुई उसकी हम तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये इस्तिस्ना देना ये शायान शान नहीं है, बल्कि किरदार पर धब्बा लगाने के मुतरादिफ है। यानी फील्ड मार्शल के या मिलिट्री के किरदार के ऊपर एक धब्बा लगाने के मुतरादिफ है। ये नहीं किया जाना चाहिए। ये इजलास मुतालबा करता है कि इस तरमीम को मनसूख किया जाए या कौमी मुशावरत और पार्लियामेंट के इत्तफाक से दस्तूर पाकिस्तान की रूह के मुताबिक इसे ढाला जाए, क्योंकि दस्तूर किसी कौम और मिलत का इजमाई मीसाक होता है। देखिए पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि इस आइन में कोई भी चीज़ इस्लामी तालीमात से मुनाफी नहीं शामिल हो सकती, कोई तरमीम ऐसी नहीं हो सकती जो इस्लाम की शरीयत की बुनियादी रूह से मुतसादिम हो। लिहाजा ये तो काम हो गया, अब उलमा इकराम ने कह भी दिया। अब देखते हैं कि बाकी ये उलमा इकराम इसके ऊपर कोई तहरीक चलाते हैं या डंडे से डर के चुप करके बैठ जाते हैं, इसके ऊपर हम नजर रखेंगे। लेकिन मौलवी हल्के पै गए आसिम मुनीर साहब को कि जनाब आपका इस्तिस्ना गलत है। अब जरा वो जो है सदर पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में, तो लेना देना ही कोई नहीं, उसको आप इस्तिस्ना दे दें ना दे दें, वो जरा क्या कर सकता है? जितनी देर बैठा है उतनी देर इस्तिस्ना है। जब वापस जाएगा सियासतदानों पे केस बनते रहते हैं, जरदारी पे फिर केस बन जाएंगे और कई सही बन जाएंगे, कई गलत भी बन जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने बाजू मरोड़ना होगा, गलत भी बना देगी। ठीक केसेस भी इनके ऊपर बहुत सारे हैं, यानी इनके जाली अकाउंट्स के केसेस बाकी हैं, वो चलते रहेंगे, सियासतदान भुगत लेते हैं। लेकिन असल मामला जो है वो फील्ड मार्शल का है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आइन के खिलाफ हुई हैं, और जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं या अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगता है। तो इस बात का खदशा है कि अगर पाकिस्तानी किसी दिन खड़े हो गए तो एक नया प्रॉब्लम आ जाएगा। बहरहाल ये जनाब खबर थी कि मौलवी खड़े हो गए हैं, मैंने आपको बता दी। एक और चीज़ है, ये खबर आई है और राइटर्स ने दी है कि मुलाकात जो की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक और फील्ड मार्शल से जो लीबिया का फील्ड मार्शल है, उसका नाम है खलीफा हफ्तार। ये जो फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार है उसका बेटा है सद्दाम हफ्तार खलीफा। ये लेफ्टिनेंट जनरल बना हुआ है 34 साल की उम्र में। मैं आपको ये बता देता हूं कि ये बाप बेटा इसराइल के साथ पहले ही अंदर खाते ताल्लुकात बना चुके हैं। 2023 की ये खबर है कि 23 दिसंबर को ये बिन गुरियन एयरपोर्ट है, बिन गुरियन एयरपोर्ट, ये इसराइल का एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे एक प्राइवेट जेट था, फ्रांसीसी जेट था, उसके अंदर ये जो सद्दाम हफ्तार खलीफा है, जो बेटा है लीबिया के फील्ड मार्शल का, ये इसराइल के एक एयरपोर्ट पे उतरा और इसराइली अखबारात की खबरों के मुताबिक इसने इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ और उनके ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें की, और इन मुलाकातों में इसने अपने वालिद का पैगाम पहुंचाया और इसने कहा जी कि
हमें सपोर्ट चाहिए इसराइल की, और उसके बदले में हम इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे और इसराइल के साथ कॉपरेट करेंगे। अब जनाब आसिम मुनीर साहब की इसके साथ भी मुलाकात हो गई और यहां से खबर आई कि पाकिस्तान इन्हें $4 अरब का असला देगा। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पे पाबंदी लगाई हुई है कि इनको असला नहीं दिया जा सकता। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पे पाबंदी लगाई हुई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान लीबिया को असला भी फराहम करेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि लीबिया की फौज वो दूसरी फौज होगी जिसको इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, लीबिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये 3 फौजें तो ऑलमोस्ट तैयार हैं। ये 3 फौजें तो जा सकती हैं वहां पे स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनकर गाजा में, और ये जाकर हमास को गैर मुसल्लह करने का काम हो या इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ का काम हो, ये वो सारा काम कर सकती हैं। अभी हाल ही में खबरें आ रही हैं, रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया, दोबारा जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। और आज एक खबर और आई है, वो खबर ये है कि वेस्ट बैंक के अंदर अमेरिका ने इस बात की गारंटी दी थी मुआहदे से पहले कि कोई नई बस्तियां इसराइल नहीं बनाएगा, लेकिन इसराइल ने उसकी खिलाफवर्जी की और वेस्ट बैंक के अंदर मजीद नई 19 बस्तियां तामीर करने की इजाज़त दे दी इसराइल ने। तो मुआहदे की तो खिलाफवर्जी हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर वोट कर दिया था। अब कौन पूछेगा, कौन सवाल करेगा? तो ये इस वक्त तो एक अन्नी पड़ी हुई है। और यही जो एक बात आप और याद रखिएगा कि लीबिया की ये जो फोर्स है ना, ये जो हफ्तार फैमिली है, खलीफा हफ्तार, सद्दाम हफ्तार और ये इनके वालिद जो वहाँ फील्ड मार्शल हैं, इनको जोड़ा जाता है यूएई के उस मामले के साथ भी जो जाकर लगता है सूडान में, कि सूडान के अंदर जो फोर्सेस काम कर रही हैं उनके पीछे भी ये है और ये वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारा नेक्सस आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पे कुछ अरब ममालिक के मफादात ये हैं, क्योंकि लीबिया सूडान के साथ लगता है ना, कुछ अरब ममालिक के मफादात सूडान में है, तो वहाँ लीबिया हेल्प करता है और लीबिया आलमी सतह पे अपने लिए कुछ सहूलतें चाहता है। हालांकि लीबिया में तेल शेल निकलता है, पैसे वैसे हैं उनके पास, तो आलमी सतह पे लीबिया जो सहूलतें चाहता है उसके लिए उसे इसराइल की मदद चाहिए और इसराइल को और अमेरिका को अब एक ऐसी फोर्स चाहिए। तो आप सारी बातें कंक्लूड करें, डॉट आप सारे कनेक्ट करें तो आपको सारा गेम समझ आ जाएगा कि ये हो क्यों रहा है। बहरहाल आसिम मुनीर साहब ने ये एक डील की है और ये आलमी सतह पे कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तनकीद की आसिम मुनीर साहब पे बड़ी सख्त, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने एक जो है वो स्टेटमेंट दिया था, हदीस नबी सुनाई थी कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। तो वो हदीस सुनाई थी कि वो मुसलमान ही नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचे। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पिछले 3 साल से आसिम मुनीर के नाजायज़ दौरे हुकूमत में इस हुकूमत के साथ जो हुआ, इस कौम के साथ जो हुआ, उससे दुनिया और आखिरत दोनों में इस्तिस्ना मिलना मुश्किल है। ज़हनी मरीज़ नामंजूर, ये उन्होंने साथ टैग करके लगा दिया। तो जनाब आसिम मुनीर साहब को बड़ा सख्त जवाब यहाँ पे भी मिल रहा है। नाज़रीन, एक और चीज़ है, अम्मार सुलंगी के नाम से एक अकाउंट काम कर रहा था। जैसे ही फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इसको बेनकाब किया और उन्होंने बताया कि जनाब ये तो ISI चला रही है, और इसको जोड़ा गया जाकर किसके साथ, मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ जोड़ा गया। क्योंकि आखिरी जो ट्वीट हुआ है ना, वो इस तरीके का हुआ है कि जैसे फैसल नसीर साहब जवाब दे रहे हैं अफसार आलम साहब को, और उसके फ़ौरन बाद ये अकाउंट एक्स के ऊपर से, ट्विटर के ऊपर से गायब कर दिया गया। अकाउंट गायब करने का मकसद क्या है? मकसद जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि इस अकाउंट ने, क्योंकि अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये ISI का अकाउंट था, ये बताया गया ना, और बताया भी अंदर के लोगों ने बताया कि जनाब ये ISI का अकाउंट है, ISI के ऑफिसर इसको चला रहे थे। तो इससे चंद चीज़ें कंफर्म हो गई कि ISI का अकाउंट है, ISI जाली अकाउंट भी चलाती है। हम बाकी जाली अकाउंटों को सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, अजीबोगरीब, किसी बंदे की पहचान नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है। तो लोग तो बेचारे अपनी जान बचा रहे हैं, ISI किससे जान बचा रही है अपनी? उन्हें क्या जरूरत है जाली अकाउंट की? भाई दूसरा बंदा तो ये जस्टिफिकेशन दे देता है ना कि ना मामला ये है कि मैं अपनी असल शक्ल में सामने आ गया तो मुझे उठा के नंगा करके मारेंगे। तो ISI को ऐसे जाली अकाउंटों की क्या जरूरत है? इससे पहले उम्मे हरीम का अकाउंट एक पकड़ा गया था, कुछ और भी पकड़े गए थे। तो अब ये अमार सुलंगी का अकाउंट गायब कर दिया गया। गायब करने के पीछे जो रीजन समझ आता है वो ये है कि इसने बहुत धमकियां दी हुई हैं। तो वो जितनी धमकियां ना वो ISI के खाते में जानी थी, नंबर 1, ताकि कोई स्क्रीनशॉट ना ले, कोई चीज़ें इकट्ठी ना करे, नंबर 1। नंबर 2, ये भी देखा जा रहा था, यानी मुझे भी धमकियां दी थी इस अकाउंट ने, बाकायदा मुझे भी धमकियां दी थी, और भी जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर हैं, उन्हें भी धमकियां दी थी। इन्होंने ईमान मजारी को भी धमकियां दी थी, हादी अली चट्टा साहब को भी धमकियां दी थी, इमरान खान साहब को भी धमकियां दी थी, उनकी बहनों को भी धमकियां दी थी। ये अकाउंट जो कहता था ना, थोड़े दिनों के बाद वो हो जाता था। तो इससे भी ये साबित होता है कि वाकई जो अंदर के लोगों ने खबर निकाली और बताया और पोल खोल दिया कि ये ISI का अकाउंट है, तो हो सकता है कि ये ISI का ही अकाउंट हो, लेकिन इसका नेक्सस ना पकड़ा जाए कि कौन कौन इस अकाउंट को सबसे पहले रीट्वीट करता था, कौन कौन इसको सबसे ज़्यादा फॉलो करता था, कौन कौन दावेदार था और इसकी तारीफें करता था, वो कौन लोग हैं, कौन से सहाफ़ी हैं जो इसके साथ बहुत जुड़े हुए थे। चंद लोग तो सामने आ गए हैं, लेकिन अकाउंट को फौरी तौर पे गायब कर दिया गया। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में से क्या होता है। लेकिन अमार सुलंगी नामी इस अकाउंट ने 3 साल तक पाकिस्तानियों को और सियासी मुखालिफिन को धमकियां लगाई हैं, और आज उनके लोग बता रहे हैं कि ये तो ISI का अकाउंट है। नाज़रीन, तवज्जो इस तरफ है, आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान में ना तवज्जो हमारी एजेंसियों की, हमारे इदारों की इस तरफ है। इंडिया ने हमारा पानी रोका हुआ है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर अजीबोगरीब तहरीकें चल रही हैं, लेकिन तवज्जो हमारी कहाँ पे है? जाली अकाउंट्स बना लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबा लो, इमरान खान को तोड़ लो, इमरान खान से किसी तरह माफ़ी मंगवा लो।
एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचल दो, इलेक्शन चोरी कर दो। तवज्जो हमारी यहाँ पे है। हालत पाकिस्तान की ये हो गई है कि कुव्वत खरीद के ऊपर ये एक डाटा है मेरे पास, और ये डाटा क्या बता रहा है? ये डाटा बताता है कि एक एवरेज पाकिस्तानी की जो परचेजिंग पावर है या उसकी जो कुव्वत खरीद है वो 58% तक कम हो गई है इमरान खान के दौर से लेकर अब तक। यानी मार्च 2022 में जितनी चीज़ें आप 20,833 रुपये में ख़रीद सकते थे, उतनी चीज़ें आज आपको 50,000 रुपये की मिलती हैं। कुव्वत खरीद कितनी कम हो गई। यानी मैं और सिंप्लीफाई करूं कि आज जो 50,000 रुपये हैं वो उस वक्त 20,833 थे। यहां से आप अंदाज़ा करें कि आम आदमी की कुव्वत खरीद को इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, और लोगों की जो आमदन है उसके अंदर इजाफा नहीं हुआ। महंगाई में इजाफा हुआ, कुव्वत खरीद कम हो गई, लेकिन आमदन में इजाफा नहीं हुआ। ये पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया गया। अगर आमदन भी साथ साथ बढ़ती रहती ना तो कोई मसला नहीं था। ये जिस मुल्क में मैं रहता हूँ यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हैं, लेकिन लोगों को बहुत पैसे मिलते हैं, लोग बहुत पैसे कमाते हैं। एक आदमी एक दिन में लगभग यहाँ पे अगर काम करे 8 घंटे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कोई 35 से 40 हज़ार रुपये कमा लेता है। एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ, अगर 8-9 घंटे काम करे यहाँ पे, तो पाकिस्तानी 35 से 40 हज़ार रुपये वो ये कमा लेता है यहाँ पे इस मुल्क में। तो अगर वो 20,000 रुपये डेली खर्च भी कर देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में आमदन बहुत कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये है फ़र्क। देखें ना, यहाँ पे जो 35 से 40 हज़ार रुपया डेली आदमी कमाता है उसको भी पेट्रोल लगभग उसी कीमत पे मिल रहा है, और पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत फर्क करके पेट्रोल उसी कीमत पे मिल रहा है। तो ये कितना फ़र्क है। जब आमदन आप नहीं बढ़ा सके लोगों की, तो आपने उनकी कुव्वत खरीद कम कर दी, और ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जहाँ तवज्जो देनी थी वहाँ पाकिस्तान की हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, और जहाँ नहीं देनी थी वहाँ पर एजेंसियों ने भी हाथ धो के तबाही फेर दी। अब तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।